चंदनपुर नाम के एक गांव में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम जयंती लाल था। जयंती लाल एक बहुत ही ईमानदार और दयावान इंसान थे। एक दिन जयंती लाल रास्ता भटक गए और चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। धत तेरे की, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है और ऊपर से यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई नल। मेरी तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। तभी जयंती लाल को कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखा और उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। हाँ, वहां पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दे रहा है। ऐसा करता हूं, मैं उससे जाकर मदद मांगता हूं। जयंती लाल उस आदमी के पास पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे, इस आदमी को क्या हुआ? जयंती लाल जमीन पर पड़ा था। मदहोशी की हालत में उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल पा रहा था। पानी, पानी, पानी। लगता है इन भाई साहब को प्यास की वजह से चक्कर आ गया है। पर ये इतनी गर्मी में इस मैदान में क्या कर रहे थे? पानी, पानी दो मुझे, पानी। अरे हाँ, इनको जल्द से जल्द पानी पिलाना होगा। भाई साहब, आप थोड़ी सी हिम्मत करके उठ जाइए और इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए। मैं कहीं से पानी का इंतजाम करके लाता हूँ। महेश जयंती लाल को पेड़ के नीचे बिठा देता है। जयंती लाल की हालत खराब और बार बार एक ही शब्द बोल पा रहा था। पानी, पानी दो मुझे, पानी। जी, आप यहीं बैठे रहिए, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। महेश बहुत दूर तक घूमता है और आखिरकार उसको पानी मिल जाता है। पानी लेकर महेश जयंती लाल के पास आ जाता है। ये लीजिए भाई साहब, पानी पी लीजिए। पानी पीकर जयंती लाल में थोड़ी बहुत जान आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मेरी जान चली जाती। जी, पर आप इतनी गर्मी में इस मैदान में क्यों घूम रहे हैं? अरे वो मैं रास्ता भटक गया हूँ और चलते चलते इस मैदान में आ गया हूँ। भाई साहब, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर मैदान ही है। हाँ, थोड़ी दूर पर एक गांव है चंदनपुर। हाँ 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 हाँ, वहीं, मुझे वहीं जाना है, पर मुझे वहां का रास्ता नहीं पता। जी, चलिए मेरे साथ, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। जयंती लाल महेश के साथ चल देता है। चलते चलते दोनों में बहुत सारी बातचीत होती है। अरे भाई, मैं तो रास्ता भटकने की वजह से यहाँ आ गया, पर तुम इस कड़ी धूप में यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? असल में मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहता हूँ। आजकल सबसे दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक मुझसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। कैसा तनाव? और किसको कौन सा जवाब देना है तुम्हें, हैं? असल में मैं बहुत ज्यादा कर्जे में हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब हो चुका है
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। अब इन सब की जिम्मेदारी का बोझ मुझे अंदर से खाए जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे आकर अकेला बैठ जाता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ी राहत मिलती है। तुम्हारी हालत सच में बहुत खराब है, पर तुम चिंता मत करो। तुमने आज मुझे सहारा देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। अब तुम्हारी सारी समस्याएं मेरी। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, है ना? चिंता मत करो। नहीं नहीं भाई साहब, मैं इस तरह से धन नहीं ले सकता। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा करें कि मुझे कोई काम दे दे। मैं मेहनत करके अपनी सारी समस्या खुद सुलझा लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसा उसूलों वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। हम बहुत खुश हुए तुमसे मिलके। जिस तरह का आदमी तुम लग रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरे लिए वफादार रहोगे, कभी नमक हरामी नहीं करोगे। जयंतीलाल अपने घर के पास मौजूद बगीचे में देखता है कि चौरंगीलाल किसी से बात कर रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि महेश ही था। जयंतीलाल चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तो तुम हो महेश, जो मेरे भाई के लिए सालों से काम करते आ रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जी हाँ, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है कि जयंतीलाल की जायदाद के कागज कहाँ पर रखे हुए हैं? हाँ, मुझे पता है, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो, ये व्यापार मेरा है। जयंतीलाल को तो यह व्यापार धोखे से मिल गया है। अगर तुम जयंतीलाल की जायदाद के कागजात मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, और अगर तुम जयंतीलाल का व्यापार हड़पने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इस व्यापार में हिस्सा भी दे दूंगा। बोलो। अच्छा, तो ये चौरंगी इसलिए यहां आया है ताकि मेरा व्यापार हड़प सके। हाँ, तो बताओ, करोगे मेरे लिए काम? बोलो, सोचो मत, हाँ बोलो। देखिए, मुझे पता है कि ये व्यापार उन्हें धोखे से नहीं बल्कि आपके पिता ने व्यापार को बचाने के लिए उन्हें दिए थे। आपको ये नहीं मिला क्योंकि आप उस वक्त हमेशा नशे की हालत में रहते थे। आप जो काम मुझे करने को कह रहे हैं वो नमक हरामी है, और मैं ये हरगिज नहीं करने वाला। देखो, एक बार फिर से अच्छे से सोच लो। ये तुम्हारे लिए अमीर बनने का एक मौका है। तुम्हें व्यापार में हिस्सा मिल जाएगा और तुम बहुत सारा धन भी कमा पाओगे। अभी तक जो तुम्हें सिर्फ वेतन मिलता है उससे तो शायद तुम्हारा परिवार अच्छे से चल भी नहीं पाता होगा। क्या होता है उतने में? इतना तो मैं यूं ही उड़ा देता हूं। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। पैसा ही पैसा होगा भाई। क्या सोच रहे हो? बोलो। आप चाहें मुझे दुनिया भर की दौलत ही क्यों न दे दे, पर मैं सेठ जयंतीलाल जी के साथ ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैंने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी मैं कभी नहीं करने वाला। चौरंगीलाल घर में आ रहा था, तभी देखता है कि जयंतीलाल वहां लाठी लेकर खड़ा है। अब क्या हुआ भैया? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ बात है क्या? मैंने सब सुन लिया है चौरंगी। तू नालायक यहाँ इसलिए आया है ताकि मेरा व्यापार हड़प सके। कान खोल के सुन, तू अभी के अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, और गलती से भी इस घर में आने की कोशिश मत करना। निकल यहाँ से, नालायक कहीं का। अरे निकल। ए भाई,
अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। अरे तुमसे तुम्हारा नहीं अपना व्यापार लेने आया हूँ। बड़े आए मेरा व्यापार छीन रहे हो। आथू, अपना व्यापार लेके रहूंगा, वापस आऊंगा मैं, ध्यान रखना, वापस। तो महेश, मैंने उस दिन सब कुछ सुना। कैसे तुम चौरंगी के सामने कह रहे थे कि तुम मुझसे गद्दारी नहीं करोगे। सही बताऊं महेश, ये कहकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा जितना वो सुनकर लगा। वाह, क्या बात कही तुम। सेठ जी, मैं कभी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। आपने मुझे उस वक्त मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं और मेरा परिवार तो मरने की हालत में आ गए थे। गरीबी ने हमें उस तरह से घेर लिया था, और तो नमक हरामी मेरे खून में है ही नहीं। अब मेरा तुम पर विश्वास और बढ़ गया है महेश, इसीलिए अब मैं तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूं। कौन सी जिम्मेदारी सेठ जी? देखो, चौरंगी लाल धमकी देकर गया है कि वो ये व्यापार मुझसे छीन कर रहेगा। इसीलिए हो सकता है कि वो कोई चोर वोर मेरे घर पे भेजे ये जायदाद के कागज चोरी करने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये कागज तुम अपने घर पर सुरक्षित रखो। चौरंगी कभी सोच भी नहीं पाएगा कि ये कागज तुम्हारे घर पर है। जयंतीलाल अपनी जायदाद के कागज महेश को दे देता है और कई सालों तक वो कागज महेश के घर में सुरक्षित रखा रहता है। कुछ साल बीत जाते हैं। महेश का बेटा संजय अब 18 वर्ष का हो चुका था। एक दिन वो जयंतीलाल के बेटे नीरज के साथ घूम रहा था। तभी नीरज संजय को अपने सोने की माला दिखाता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर माला है। काश मेरे पास भी ऐसी एक माला होती। अच्छा, क्या तुम्हारी औकात है ऐसी माला पहनने की? देखो, बदतमीजी मत करो। सच कह रहा हूं मैं, ऐसी माला हम सेठ लोग पहनते हैं। अरे तुम्हारे पिता तो हमारे यहाँ नौकर हैं। कुछ दिन बाद तुम भी हमारे यहाँ नौकरी करोगे। और क्या, काहे इतना माला माला कर रहे हो? ये मत भूलो कि मेरे पिताजी की वजह से ही तुम्हारा व्यापार इतना आगे बढ़ पाया है, और तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी पर इतना भरोसा करते हैं कि अपनी जायदाद के कागज तक उन्हें संभालने को दिए हैं। इतनी इज्जत तुम्हारे पिता मेरे पिताजी को देते हैं, और तुम्हें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, इज्जत करनी चाहिए। सुनो कान खोल के, देखो तुम्हारे पिता कितने भी वफादार और विश्वसनीय क्यों ना हो, अरे हैं तो आखिरकार हमारे यहाँ के नौकर ही ना। सर पे थोड़ा ना बैठा लेंगे। बड़े आए। तुम अपने सेठ होने का घमंड दिखा रहे हो ना, देखना एक दिन मैं तुमसे भी बड़ा सेठ बनूंगा। जाओ जाओ, बड़े आए सेठ बनने वाले। अरे जाओ तुम। नीरज और संजय की ये बातें एक आदमी पीछे से सुन रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि चौरंगी लाल ही था। अच्छा, तो ये बात है। मैं इतने सालों से जयंती लाल के घर में जायदाद के कागज ढूंढ रहा था, पर कागज तो वो महेश के घर में छुपा दिए थे। ये महेश का लड़का सेठ बनना चाहता है। अब यही मेरी मदद करेगा जयंती लाल का व्यापार हड़पने में। अबे ये क्या बकवास है? ये वो कागजात नहीं है जो मुझे चाहिए। ये तो सारा का सारा नकली कागज है। क्या ये? पर मेरे घर की पेटी में से तो यही कागज निकले हैं। अरे तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो संजय। चौरंगी लाल गुस्से में आकर संजय को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से महेश आता है।
तुम फिर आ गए चौरंगी लाल। तुम्हें क्या लगा बेईमानी करके तुम जायदाद के कागज हड़प लोगे? मुझे पता था कि तुम कागज चोरी करने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले ही असली कागजात की जगह नकली कागजात रख दिए थे। असली कागजात कहाँ हैं वो सिर्फ मुझे और जयंती लाल जी को पता है। तुमने मेरा सारा खेल चौपट कर दिया महेश। देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा मैं, एक दिन तुमको भी देख लूंगा। बड़ा आया। आज मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले थे, तुमने अच्छा नहीं किया। अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हें लाठी से पीट पीट कर जयंती लाल जी के पास ले जाऊंगा। पिताजी, आज अगर आप सही समय पर नहीं आते तो न जाने ये मेरे साथ क्या करता। मैंने सब देख लिया बेटा। आज तेरी वजह से मेरा सर झुक गया है। पूरा गांव जिसकी वफादारी की मिसाल देता था, उसी का बेटा नमक हराम निकला। ये कितनी शर्म की बात है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरे मन में लालच आ गया था। मुझे सेठ बनना था क्योंकि नीरज और मेरी बहस हो गई थी। उसके सामने खुद को साबित करना था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। देखो बेटा, ये लालच ही इंसान से बेईमानी करवाता है। जब हम लालच के पीछे भागते हैं तो अपने आदर्शों और नैतिकता को भूल जाते हैं। हम ईमानदारी से जो कमाते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। असली सुख मेहनत से मिलता है। किसी के साथ गद्दारी करना, चाहे वो हमारा दुश्मन ही ना हो, हमें कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन आखिर में हम अपना सब कुछ खो देते हैं। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए और ईमानदारी से कमाई पर संतुष्ट रहना चाहिए। सही रास्ते पर चलकर ही हम लंबे समय तक खुश रह सकते हैं।